हेलो क्लास। आज नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हम पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री। तो इसमें हम फर्स्ट सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि पृष्ठ रसायन क्या होता है। पृष्ठ रसायन है क्या? तो पृष्ठ रसायन क्या होता है कि रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत दो प्रावस्थाओं की सीमा पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। दो प्रावस्थाओं की सीमा पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। होने वाली घटनाओं का अध्ययन पृष्ठ रसायन कहलाता है। ठीक, तो बात करते हैं पृष्ठ रसायन या सरफेस केमिस्ट्री की। पृष्ठ रसायन हमारा आज का टॉपिक है। तो पृष्ठ रसायन होता क्या है, सबसे पहले इस बात पर डिस्कस करते हैं। तो पृष्ठ रसायन क्या होता है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत दो प्रावस्थाओं की सीमा पर, दो प्रावस्थाएं मतलब कि हमें द्रव्य की प्रावस्थाएं पता है, अवस्था प्रावस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। तो इन दो प्रावस्थाओं की सीमा पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन जिस रसायन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पृष्ठ रसायन। अब पृष्ठ रसायन के अंतर्गत सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अधिशोषण पर कि अधिशोषण क्या होता है। एब्जॉर्प्शन, अधिशोषण अधिशोषण क्या होता है, इस बात पर बात करते हैं। तो अधिशोषण होता है कि वो अवस्था जिस पर किसी ठोस या द्रव की सतह पर गैस या विलयन के अणु आ जाते हैं, ऐसे प्रक्रम को क्या कहते हैं? अधिशोषण कहते हैं। जो अणु मतलब जिसके भी अणु आप किसी पृष्ठ पर आते हैं वो अधिशोष से कहलाता है। और जिस पृष्ठ पर आकर वो टिकते हैं वो क्या कहलाता है? अधिशोषक, उसे अधिशोषक कहते हैं। और ये पूरा प्रक्रम अधिशोषण कहलाता है। तो अधिशोषण होता क्या है कि वो अवस्था जिसमें किसी गैस या विलयन के अणु किसी ठोस की सतह पर आ जाते हैं, किसी गैस या विलयन के अणु किसी ठोस या द्रव की सतह पर आ जाते हैं, ऐसा प्रक्रम अधिशोषण कहलाता है। तथा जिसके अणु किसी दूसरे की सतह पर आ जाते हैं वो अधिशोष कहलाता है। तथा जिस पर किसी दूसरे के अणु आते हैं वो अधिशोषक कहलाता है। मतलब ठोस की सतह अधिशोषक कहलाएगी तथा गैस और विलयन के अणु आते हैं इसलिए इन्हें अधिशोष से कहा जाता है। अब अधिशोषण के आधार पर हम डिस्कस करते हैं अवशोषण के लिए कि अवशोषण क्या होता है। अवशोषण मतलब कि जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के अणुओं को अपने अन्य कण के पदार्थ मतलब अन्य पदार्थ के कणों को अपने अंदर प्रवेश कर लेता है तो उसे कहते हैं अवशोषण। अवशोषण होता है जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के कणों को अपने अंदर प्रवेश कर लेता है तो यह घटना क्या कहलाती है? अवशोषण कहलाती है। जैसे सोखता क्या करता है? स्याही को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो जो कोई प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं? अवशोषण। अब अवशोषण और अधिशोषण में हमें डिफरेंस पता चल गया कि अधिशोषण क्या होता है कि वो प्रक्रम जिसमें किसी गैस या विलयन के अणु ठोस या द्रव की सतह पर आ जाते हैं तो ऐसा प्रक्रम जो है अधिशोषण कहलाता है। जबकि अवशोषण क्या होता है कि जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के कण को अपने अंदर प्रवेश कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है तो ऐसी प्रोसेस अवशोषण कहलाती है। अब फर्स्ट बात करते हैं कि अधिशोषण कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, अधिशोषण के प्रकार। तो अधिशोषण दो प्रकार का होता है, एक तो भौतिक अधिशोषण
There are two types of adsorption. First physical and second then chemical. अब बात करते हैं भौतिक अवशोषण क्या होता है। तो ऐसा अवशोषण जिसमें वान डेर वाल बलों का कारण होता है, मतलब वो अवशोषण जो वान डेर वाल बलों के कारण होता है। वान डेर वाल बल्स, वान डेर वाल बलों के कारण होने वाला अवशोषण भौतिक अवशोषण कहलाता है, जबकि रासायनिक बंधों के कारण होने वाला अवशोषण, रासायनिक बंधों के कारण होने वाला अवशोषण, रासायनिक बंधों के कारण होने वाला अवशोषण रासायनिक अवशोषण कहलाता है। तो अवशोषण की अगर हम प्रकार की बात करते हैं तो अवशोषण दो प्रकार होता है। फर्स्ट भौतिक अवशोषण एंड सेकंड रासायनिक अवशोषण। भौतिक अवशोषण मतलब कि वान डेर वाल बलों के कारण होने वाला अवशोषण। वान डेर वाल बल्स क्या होता है? अणुओं के मध्य लगने वाला बल वान डेर वाल बल्स कहलाता है। तो इसके कारण होने वाला अवशोषण जो होगा वो भौतिक अवशोषण कहलाएगा, और जबकि रासायनिक बंधों के कारण जो अवशोषण उत्पन्न होता है उसे हम रासायनिक अवशोषण कहते हैं। जो भौतिक अवशोषण होता है वो उत्क्रमणीय प्रक्रम है। जो भौतिक अवशोषण होता है वो एक उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है, जबकि जो रासायनिक अवशोषण होता है वो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय को डिस्कस कर लेते हैं। उत्क्रमणीय प्रक्रम मतलब कि अगर हम किसी पदार्थ से कोई पदार्थ प्राप्त करते हैं और उसी पदार्थ से पुनः उसी अवस्था में आ जाते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाएगी। जबकि अगर हम किसी रिएक्टेंट से कोई प्रोडक्ट प्राप्त कर लेते हैं बट प्रोडक्ट से हम रिएक्टेंट प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा जो प्रक्रम होगा वो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाएगा। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, और इसमें अवशोषण से रिलेटेड अवशोषण के प्रकार हो गया, अवशोषण के उपयोग पूछा जाता है कि अवशोषण के अनुप्रयोग क्या है। तो अवशोषण के अनुप्रयोग, तो अवशोषण का अनुप्रयोग किया जाता है फर्स्ट कठोर जल को मृत करने में। कठोर जल को मृत करने में, कठोर जल को मृत करने में। नंबर सेकंड इसका प्रयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। कठोर जल को मृत करने के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में, अयस्कों के सांद्रण में, अयस्कों के सांद्रण में, अयस्कों के सांद्रण की जो फेन प्लावन विधि होती है, फेन प्लावन विधि, उस वो अवशोषण का ही अनुप्रयोग है। तो इस तरह हम देख सकते हैं अवशोषण का अनुप्रयोग क्या होता है। कठोर जल को मृत करने में, उत्प्रेरक के रूप में, अयस्कों को स्थानांतरित करने में, नमी के शुष्कीकरण में, इस तरह इसके अनुप्रयोग होते हैं। तो हमने अवशोषण को डिस्कस किया। अब आते हैं नेक्स्ट उत्प्रेरण में। उत्प्रेरण क्या होता है? उत्प्रेरण कैटालिसिस, कैटालिस्ट, कैटालिस्ट मतलब उत्प्रेरक, कैटालिसिस मतलब उत्प्रेरण। तो हम बात करते हैं कैटालिसिस क्या होती है। कैटालिसिस एक प्रोसेस है। उत्प्रेरण, उत्प्रेरण से पहले हम डिस्कस करते हैं उत्प्रेरक। नाम सुना हमने उत्प्रेरक, कैटालिस्ट। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक की बात करें, उत्प्रेरक क्या होते हैं? तो वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और उस रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या कर देते हैं, या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। मतलब रासायनिक गति को परिवर्तित कर देते हैं, अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं। ऐसे पदार्थ उत्प्रेरक कहलाते हैं और ये स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। मतलब वे पदार्थ जिनके कारण अभिक्रिया की गति परिवर्तित होती है, वे पदार्थ जिनके कारण अभिक्रिया की गति परिवर्तित होती है किंतु वो रासायनिक दृष्टि से अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। मतलब ये
रासायनिक अपक्रिया में इनके कारण क्या होती है, अपक्रिया की दर को परिवर्तित करते हैं, अपक्रिया की दर परिवर्तित करते हैं, परंतु स्वयं अपक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ऐसे पदार्थ उत्प्रेरक कहलाते हैं और ये घटना उत्प्रेरण कहलाती है। ये घटना क्या कहलाती है, उत्प्रेरण कहलाती है। और ये पूरी घटना उत्प्रेरण कहलाती है, मतलब उत्प्रेरक के कारण अपक्रिया की दर का धीमा या तेज होना, ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी, उत्प्रेरण। और ये जो पदार्थ होते हैं वो उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक, तो हमने उत्प्रेरक और उत्प्रेरण समझा। उत्प्रेरक क्या होते हैं कि वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया की गति को परिवर्तित कर देते हैं, परंतु रासायनिक भार एवं संगठन की दृष्टि से स्वयं अपक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। और ये प्रोसेस जो होती है ये क्या कहलाती है, उत्प्रेरण। अब उत्प्रेरण के प्रकार की बात करते हैं कि उत्प्रेरण होते कितने प्रकार का हुआ है। तो उत्प्रेरण के प्रमुखतः दो प्रकार होते हैं, टाइप ऑफ कैटालिसिस, टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। उत्प्रेरण के प्रकार, तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। फर्स्ट है समांग उत्प्रेरण और सेकेंड है विस्मांग उत्प्रेरण। तो उत्प्रेरण के प्रमुखतः दो प्रकार होते हैं, समांग उत्प्रेरण और विस्मांग उत्प्रेरण। समांग उत्प्रेरण, विस्मांग उत्प्रेरण, ऐसे तो मुख्यतः हम बता रहे हैं। फिर उसके बाद धनात्मक उत्प्रेरण, ऋणात्मक उत्प्रेरण, प्रेरित उत्प्रेरण, धनात्मक उत्प्रेरण, ऋणात्मक उत्प्रेरण, प्रेरित उत्प्रेरण, स्व उत्प्रेरण, एंजाइम उत्प्रेरण। तो इस तरह से इसके जो उत्प्रेरण के प्रकार उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं समांग उत्प्रेरण की। समांग उत्प्रेरण क्या होता है, तो समांग मतलब कि जैसा कि हमें पता है, समांग मतलब कि इनकी प्रावस्थाएं समान होती है। किनकी प्रावस्थाएं, अधिकारक तथा उत्प्रेरक की। और ऐसा उत्प्रेरण क्या कहलाता है, समान उत्प्रेरण, मतलब वह उत्प्रेरण जिसमें अभिकारक तथा उत्प्रेरक की प्रावस्थाएं समान होती है, समान उत्प्रेरण कहलाता है। मतलब उत्प्रेरक तथा अभिकारक की, उत्प्रेरक तथा अभिकारक की प्रावस्थाएं समान। ठीक, ऐसा उत्प्रेरण जिसमें उत्प्रेरक तथा अभिकारक की प्रावस्थाएं समान होती है क्या कहलाता है, समांग उत्प्रेरण कहलाता है। अब बात करते हैं विस्मांग उत्प्रेरण की। विस्मांग उत्प्रेरण क्या होता है, समान उत्प्रेरण मतलब कि अगर उत्प्रेरक ठोस है तो अभिकारक का भी ठोस होना जरूरी है। यदि अभिकारक द्रव है तो उत्प्रेरक भी क्या हो, द्रव है। अभिकारक गैस है तो उत्प्रेरक भी क्या हो, गैस। तो ऐसी जो होगी, जैसे इसका एक एग्जांपल देते हैं, 2SO2 प्लस O2 एरो। अब यहाँ पे NO जो होता है, ये दोनों तीनों सब क्या है, गैसियस स्टेट में है। तो उत्प्रेरक भी गैस है, अभिकारक भी गैस है, और इससे प्रोडक्ट भी बना, वो क्या है, गैस है। तो हमें प्रोडक्ट में तो ध्यान नहीं देना, लेकिन ध्यान किसमें देना है, उत्प्रेरक तथा अभिकारक। यदि इनकी दोनों की प्रावस्थाएं समान है, मतलब है किसका उदाहरण हो जाएगा, समांग उत्प्रेरण का। यहाँ पे गैसियस फॉर्म पे SO2 भी है और NO भी क्या है, गैसियस स्टेट में है। अतः इनकी दोनों की प्रावस्थाएं समान है, इसलिए क्या हो जाएगा, समांग उत्प्रेरण। बात करते हैं विस्मांग उत्प्रेरण की। विस्मांग उत्प्रेरण मतलब कि ऐसा उत्प्रेरण जिसमें उत्प्रेरक तथा अभिकारक की प्रावस्थाएं भिन्न भिन्न हो। उत्प्रेरक तथा अभिकारक की प्रावस्थाएं भिन्न भिन्न हो,
प्रावस्थाएं भिन्न भिन्न हो, विषमांग उत्प्रेरण कहलाता है। मतलब कि ऐसा उत्प्रेरण जिसमें उत्प्रेरक तथा कारक की प्रावस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं, विषमांग उत्प्रेरण कहलाता है। प्रावस्थाएं भिन्न भिन्न का मतलब क्या है? यदि उत्प्रेरक ठोस है तो कारक क्या होना चाहिए? द्रव हो, गैस हो, किसी से एक स्टेट में हो, या कारक द्रव गैस कुछ भी स्टेट में, तो उत्प्रेरक से अलग स्टेट में होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, N2+3H2 है अमोनिया, और इसमें आयरन प्रेरक का कार्य करता है Fe, और आयरन किस स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में, मतलब ठोस होता है। जबकि N2 क्या है? नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन भी क्या है? गैसियस स्टेट में, और 2NH3 बन जाता है अमोनिया। तो आपने यहां से देखा कि यदि अभिकारक तथा उत्प्रेरक की प्रावस्थाएं भिन्न भिन्न होंगी तो ऐसा उत्प्रेरण क्या कहलाएगा? विषमांग उत्प्रेरण कहलाएगा। अब बात करते हैं धनात्मक उत्प्रेरण। तो धनात्मक उत्प्रेरण मतलब कि ऐसा उत्प्रेरण जिसमें उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपक्रिया की दर बढ़ जाती है। धनात्मक उत्प्रेरण मतलब अपक्रिया की दर का बढ़ना, अपक्रिया की दर बढ़ जाती है, धनात्मक उत्प्रेरण कहलाता है। मतलब ऐसे उत्प्रेरण जिसमें उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपक्रिया की दर बढ़ जाती है, धनात्मक उत्प्रेरण कहलाता है। ऋणात्मक उत्प्रेरण मतलब कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपक्रिया की दर का घट जाना, अपक्रिया की दर का घट जाना क्या कहलाएगा? ऋणात्मक उत्प्रेरण। मतलब ऐसा उत्प्रेरण जिसमें उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपक्रिया की दर क्या हो जाती है? घट जाती है, ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाता है। एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं। तो अगर हम धनात्मक उत्प्रेरण की बात करें तो N2+3H2 रिवर्सिबल, अब Fe आयरन की उपस्थिति होती है, बनता है 2NH3। तो आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया के बनने की दर क्या हो जाती है? तेजी से बढ़ने लगती है, प्रोसेस तेजी से होने लगती है, मतलब अमोनिया के बनने की दर बढ़ जाती है। इसलिए ये प्रोसेस जो पूरी होगी ये कहलाएगा धनात्मक उत्प्रेरण। अब बात ऋणात्मक उत्प्रेरण की, तो ऋणात्मक उत्प्रेरण की बात कर लेते हैं। 2C6H5 CHO +O2 एरो। अब यहां पे जो है डाइफेनिलमीन उत्प्रेरक का कार्य करता है, जिससे 2C6H5COOH। तो यहाँ पे जो डाइफेनिलमीन है, इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में इस अपक्रिया की दर क्या हो जाती है? घट जाती है। अतः यह उत्प्रेरण क्या कहलाएगा? ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाएगा। शेष जो भी टाइप्स ऑफ उत्प्रेरण के उनमें नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।